अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। बेटा कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आप लोगों को ईमेल की थी लास्ट लेक्चर में और लेकिन आप में से सिर्फ यस 2-3 लोगों ने रिप्लाई किया, किसी ने रिप्लाई ही नहीं किया। कोई मुझे उससे मैम, वो आइडिया हो एक्चुअली गया था ग्रुप कि में ये आ लिंक गया था नहीं तो चलती। हुँ। नहीं मैम, ग्रुप में आई थी वो ईमेल, तो ग्रुप में सबने यही बोला था कि रिकॉर्डिंग ही हमें मिल जाए तो वो भी बहुत है। तो शायद इस वजह से वो सारे ये सोच होंगे कि कोई एक बच्चा हम सबके लिए कर देगा, क्योंकि तो शायद मुझे इस सिर्फ वजह से ना 2-3 रिप्लाई। रिप्लाईज़ रिसीव हुए हैं। एक ने कहा कि सैटरडे को कोई क्लास नहीं है बिलाल ने, तो आप सैटरडे को क्लास रख लें। 2 ईमेल्स आई कि रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो आप रिकॉर्डिंग्स भेज दीजिएगा। मुझे था कि आप लोग कोई जवाब देंगे तो मैं कुछ करूँगी उसका। मैम, ठीक काफ़ी है, मैं आप स्टूडेंट्स लोगों रिकॉर्डिंग का कह रहे थे, तो इस वजह से फिर शायद किसी ने मेल नहीं की कि शायद कोई एक कर दे सबके लिए वैसे भी सिर्फ 4-5 4-5 कलेक्टिव। स्लाइड्स रह गई थी आपकी, बाकी मैंने कवर जी कर मैम। लिया था वो। मेरा ऑटो पे लग गया था मोबाइल और पता नहीं क्या किया उसने। लेकिन सिर्फ 4 टू 5 स्लाइड्स रहती थी। मेरे पास रिकॉर्डिंग है सेक्शन बी वालों की, मैं आपको वो वही एज़ इट इज़ जो रिकॉर्डिंग है वो सेंड कर दूँगी। ओके मैम। और बेटा काउंसलिंग आवर्स मेरे मेंशन्ड हैं, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप काउंसलिंग आवर्स में कॉन्टैक्ट किया करें, ताकि हम उस टाइम पे कोई ज़ूम मीटिंग अरेंज कर लें या अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ईमेल्स कर दिया करें। बाकी 2 लेक्चर्स रह गए हैं। मुझे तो था इस फ्राइडे को कवर हो जाएगा सारा सिलेबस, लेकिन फ्राइडे को 25 की जो है वो छुट्टी आ रही है। तो ये फिर नेक्स्ट ट्यूसडे पे चली जाएगी बात। बाकी आपकी जो असाइनमेंट है वो मैं आज बता दूँगी आप लोगों को। तो आप मुझे ओके जो मैम। अपनी असाइनमेंट है वो विदिन जो लिमिट है, जैसे 15 जनवरी तक आपने उसको सबमिट कराना है, तो फिर आप लोग मुझे उससे पहले-पहले ओके भेज मैम। दीजिए। ठीक है? आप लोगों को इतना मार्जिन होगा कि आप तब तक श्योर। मुझे सबमिट करा दें। और 10 परसेंटेज है असाइनमेंट की, बाकी डिटेल्स मैं आपको भेज देती हूँ उसकी, कि वो क्या उसमें आपने बनाना है। मैं इस लेक्चर के एंड पे समझा भी दूँगी कि बेसिकली करना क्या है। और बाकी ये है कि मैं आप लोगों को जो है वो प्रॉपर ईमेल भी सेंड कर देती हूँ उसकी। ठीक है? ओके मैम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी शोल्डर के बारे में। होपफुली आप सबको क्लियर है कि शोल्डर जॉइंट क्या है, ठीक है? इसके अलावा कौन-कौन से जॉइंट्स हैं जो शोल्डर गर्डल के अंदर आते हैं। हमने बात की थी कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है। इसके अलावा हमने बात की थी कि इनके बेसिक फंक्शंस क्या है, लाइक कौन-कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, व्हाट आर द आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स, ठीक है? इसके अलावा हमने बात की थी कि कॉमन जो शोल्डर जॉइंट है, इसमें पेन कहाँ-कहाँ से रेफर्ड होती है। इसके अलावा जो फ्रोज़न शोल्डर वाली चीज़ें हैं वो रह गई थी, वो आप एक दफ़ा रिकॉर्डिंग को गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रोज़न शोल्डर जिसको हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप एक दफ़ा उसको गो थ्रू कर लें, अगर आपको नहीं समझ आएगी तो फिर मैं आपको दोबारा से वो पढ़ा दूँगी। ठीक है? जो आज का टॉपिक है मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर देती हूँ, लेकिन मैं सबको म्यूट करूँगी, उसके बाद फिर हम जो है वो आंसर क्वेश्चन सेशन करेंगे, क्योंकि बीच में कोई अनम्यूट कर देता है तो बहुत डिस्टॉर्शन होती है। तो मैं एक दफ़ा जो है ना आप सबको म्यूट कर रही हूँ। जिसके भी क्वेश्चन्स हों वो प्लीज़ एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो है वो उनको रेज़ कर लें प्रॉपर्ली, आप राइट डाउन कर लें या आप जो है वो मुझसे इसके बाद पूछ लें। आज जो हमने बेसिकली पढ़ना है दैट इज ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट हाइपोमोबिलिटी मैनेजमेंट और सर्जिकल और नॉन सर्जिकल जो प्रोसीजर्स हैं शोल्डर जॉइंट के, उनकी क्या मैनेजमेंट है। जहां तक बात है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की हाइपोमोबिलिटी की, हाइपो मींस के कम हो गई है आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो मोबिलिटी है शोल्डर जॉइंट में, वो फ्रोजन शोल्डर की वजह से भी हो सकती है, वो रोटेटर कफ के टियर की वजह से भी हो सकती है, वो किसी फ्रैक्चर के बाद इमोबिलाइजेशन हुई है, उसकी वजह से भी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो अफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है, कोई कैप्सूल का प्रॉब्लम हो गया है, बरसास में इन्फ्लेमेशन हो गई है, या जैसे हमने बात की थी इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की हाइपोमोबिलिटी को कॉज करती हैं। तो बेसिकली जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है जिसको आप शोल्डर जॉइंट कहते हैं, उसको आप किस तरह से दोबारा से मोबाइल कर सकते हैं कि उसकी जो मोबिलिटी है उसको एनहांस कर सकें।
पॉसिबल नहीं है चीजें, तो उस केस में फिर अगर वो चीजें पॉसिबल नहीं है तो फिर बात ये होती है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि कुछ ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं, हम जॉइंट की आर्थ्रोप्लास्टी कर सकते हैं, हम जॉइंट को फ्यूज कर सकते हैं, हमने आर्थ्रोडेसिस की बात की थी, एनकाइलोसिस की बात की थी। इसके अलावा हमने बात की थी कि आर्थ्रोप्लास्टी जो है वो कंप्लीट भी हो सकती है, जैसे पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें हमने एक प्रॉपर बात की थी ऑपरेशंस की, कि ऑर्थोपेडिक सर्जरीज कौन-कौन सी हैं। तो उसके केस में अगर आपके मसल का रिपेयर है तो वो करना अगर ज़रूरी है, या फिर हम फिजिकल थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, उसके थ्रू हम शोल्डर को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की हाइपोमोबिलिटी मैनेजमेंट के बारे में। सेम इज द केस जैसे आपने पीछे पढ़ा था कि जब सॉफ्ट टिश्यू की इंजरीज होती हैं तो उसकी जो जैसे-जैसे हीलिंग बढ़ती जाती है वैसे-वैसे हम डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट तरह का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देते हैं। इसी तरह से जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की हाइपोमोबिलिटी है उसको भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है? जैसे फर्स्ट वन जो हमारी फेज होगी दैट इज प्रोटेक्शन फेज। फिर जो सेकंड फेज है दैट इज कंट्रोल्ड मोशन फेज। फिर जो थर्ड फेज है, क्योंकि आप पेशेंट ने दोबारा बैक टू लाइफ मूव करना है, बैक टू फंक्शंस मूव करना है, हमने उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को उस हद तक एनहांस करना है कि वो अपने फंक्शंस जो पहले परफॉर्म करता था उनको दोबारा से परफॉर्म कर सके। तो उस फेज को हम कहते हैं रिटर्न टू फंक्शनल फेज। तो बेसिकली हाइपोमोबिलिटी जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की है, उसके ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम दोबारा से इसको 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे। पहले की जो प्रोटेक्शन फेज है, जैसे हमने मैनेजमेंट की जनरल गाइडलाइंस पढ़ी थी कि जब सिम्टम्स एक्यूट होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पेन को कंट्रोल करते हैं, हम एडिमा के ऊपर फोकस करते हैं। पेन की वजह से जो पेशेंट ने रिफ्लेक्स मसल गार्डिंग की होती है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, वो जो हर वक्त उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन फेज में पड़े हैं उसको हमने बैलेंस करना है। तो सिंपल सी बात है कि उसके लिए आप क्या कुछ करेंगे, पेन को कंट्रोल करना है, प्रोटेक्शन करनी है, एडिमा करना है, तो हमने पढ़ा था हम प्राइस थेरेपी करते हैं। ठीक है? आप प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन आप कैसे करेंगे? जॉइंट को इमोबिलाइज करेंगे ताकि उसको रेस्ट प्रोवाइड किया जा सके स्लिंग की फॉर्म में। ठीक है? आपने स्लिंग पहना दिया ताकि वो एरिया प्रोटेक्ट हो जाए, वो इमोबिलाइज्ड हो जाए। इससे क्या होगा? रेस्ट प्रोवाइड होगा और पेन जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। इसके अलावा आप पेन और एडिमा को कंट्रोल करने के लिए या मसल गार्डिंग के लिए आप क्या करते हैं? जब आप पेन को मिनिमाइज़ करेंगे तो मसल गार्डिंग ऑब्वियस बात है कम हो जाएगी, ठीक है? इसके अलावा आप क्या करेंगे? आप पैसिव और असिस्टेड मोशन जो है पेन फ्री रेंज में वो पेशेंट को कराएँगे। जब आप पेन फ्री रेंज में कराएँगे और जेंटल ऑसिलेशंस देंगे, ठीक है? जो आपकी टेक्निक्स हैं ग्रेड 1 की, तो उसमें क्या होता है ये पेशेंट की टॉलरेंस के अकॉर्डिंगली है। अगर पेशेंट टॉलरेट कर सकता है कि उसकी तो आप उसको ऑसिलेशंस दे सकते हैं ग्रेड 1 की, जिसको आप मोबिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन ताकि किस वजह से? ताकि एडहेरेंस जो है उनकी फॉर्मेशन ना हो। उनकी एडहेरेंस की जो फॉर्मेशन है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। लेकिन ये पेशेंट की टॉलरेंस के अकॉर्डिंगली है, अगर वो टॉलरेट नहीं कर सकता तो फिर आप नहीं करेंगे। इसी तरह से जो शोल्डर के सराउंडिंग के सॉफ्ट टिश्यूज हैं, जैसे गर्दन के पास हैं, सर्वाइकल के, स्कैपुला के पास हैं, और शोल्डर की मूवमेंट एसोसिएटेड है हमारी जो स्कैपुलर मूवमेंट्स हैं या जो नेक मूवमेंट्स हैं, तो सिंपली आपने सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन करनी है सर्वाइकल की भी और जो हमारे स्कैपुलर एरियाज हैं उनकी, ताकि पेशेंट के जो कंफर्ट लेवल है उसको इम्प्रूव किया जा सके। जब पेशेंट का कंफर्ट लेवल इम्प्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली जो पेशेंट की मसल गार्डिंग है वो मिनिमाइज हो जाएगी। इसी तरह से आप सर्वाइकल की रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए जो सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं उनको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, उनको मोबिलाइज भी कर सकते हैं। बट क्योंकि पेन है और प्रोटेक्शन फेज है तो हम सिर्फ ग्रेड 1 और 2 तक रहते हैं, ग्रेड 3 4 में हम नहीं जाते मोबिलाइजेशन के। ये तो बात हो गई है कि पेन को और एडिमा को और मसल गार्डिंग को कैसे कंट्रोल करना है। सेकंड वन जो इसमें चीज है दैट इज टू मेंटेन सॉफ्ट टिश्यू एंड जॉइंट इंटीग्रिटी एंड मोबिलिटी। उसके लिए आप क्या करेंगे? हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि एक्सरसाइज के जो ओवरली जब आप एक्सरसाइज करा देते हैं तो उसके कुछ इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है? जैसे वहां का टेम्परेचर रेस कर जाता है, पेशेंट का पेन बढ़ जाता है, पेशेंट जो है फटीग होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको ओवर एक्सरसाइज के सिम्टम्स नजर आना शुरू होंगे तो इसका मतलब है कि पेशेंट जो है उसको आपने एक्सेसिवली जो थेरेपीज हैं वो करा दी हैं। तो एक्सेसिव थेरेपी अगर आपने उसको करवाई है तो ऑब्वियस बात है उसको कम करने आपको चाहिए कि आप डोजेज को कम कर दें या अपनी टेक्निक को मॉडिफाई कर लें।
तो अब उसके ये चीजें आपने बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस में रखनी है जब भी आपने एक्सरसाइज पेशेंट को गाइड करनी है। कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो इंटीग्रिटी के लिए और सॉफ्ट टिश्यू मोबिलिटी के लिए आप करा सकते हैं? पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज सारे प्लेन्स में, सारी रेंजेस में जो पेशेंट के लिए पेन फ्री है, ठीक है। इसमें आप पेशेंट को कह सकते हैं कि वो किसी स्मूथ टेबल जो है उसके असिस्टेंस लेके उसके ऊपर जो है वो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन शोल्डर जॉइंट्स की जो है वो परफॉर्म कर सकता है, सर्कुलर मूवमेंट जो है वो परफॉर्म कर सकता है स्मूथ मैनर्स में। इसके अलावा आप जो ग्रेड 1 और 2 जो जॉइंट के डिस्ट्रैक्शंस हैं या ग्लाइड्स हैं जिनको हम मोबिलाइजेशन कहते हैं पेन फ्री रेंज में, वो आप करा सकते हैं। थर्ड वन है कॉर्डमैन एक्सरसाइजेज। कॉर्डमैन एक्सरसाइजेज मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होती हैं क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में फॉर शोल्डर जॉइंट। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है शोल्डर का तो आप कॉर्डमैन कराते हैं। आपने नॉर्मली रेंज ऑफ मोशन को इंप्रूव कराना है तो आप कॉर्डमैन कराते हैं। पेन को कम करना है तो आप कॉर्डमैन कराते हैं। बेसिकली कॉर्डमैन जो एक्सरसाइजेज हैं इनको हम पेंडुलम एक्सरसाइजेज भी कहते हैं। पेंडुलम का आपको आइडिया होगा कि अगर आप एक बॉब को एक स्लिंग के साथ अटैच कर दें और उसको आप एक तरफ लेके जाके एकदम से छोड़ते हैं तो वो जो टू एंड फ्रो मूवमेंट आती है उस बॉब की, उसको आप कहते हैं दैट इज बेसिकली अ पेंडुलर मूवमेंट। ठीक है कि वो पेंडुलम की फॉर्म में मूव कर रहा है। आपने क्या करना है, सिंपल, आपने एक जैसे आप पेशेंट को कह सकते हैं कि वो घर की डाइनिंग टेबल को भी इस्तेमाल कर सकता है, या फिर आप जो है उसको कह सकते हैं वो कोई काउच भी इस्तेमाल कर सकता है, या फिर वो जो ऊंची टेबल्स होती हैं उनको इस्तेमाल कर सकता है। सिंपली आपने पेशेंट को कहना है कि वो खुद को लीन फॉरवर्ड कर ले टेबल के ऊपर और अपना हाथ जो है उसको टेबल से नीचे लटका दे। जब वो हाथ को टेबल से नीचे लटकाएगा तो ग्रेविटी एक फोर्स इम्पार्ट करेगी हाथ के ऊपर, ठीक है, वो हैंड को नीचे खींचेगी। जब ग्रेविटी फोर्स इम्पार्ट करेगी हैंड के ऊपर तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो ह्यूमरस है उस पे इंफीरियर ग्लाइड आ जाएगी, ठीक है, वो ह्यूमरस को डिस्ट्रैक्ट कर लेगा। जब ग्रेविटी की वजह से ह्यूमरस डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी तो पेशेंट का पेन रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेंडुलर मूवमेंट्स, या हम अक्सर पेशेंट्स को कहते हैं कि इस तरह से डाइनिंग टेबल के ऊपर हाथ को मतलब ऊपर बिल्कुल लीन करके हाथ को जो है वो नीचे लटका के फिगर ऑफ 8 बनाएं अपने हाथ से ना। तो फिगर ऑफ 8 जब वो बनाते हैं तो इसको भी हम पेंडुलम एक्सरसाइजेज या कॉर्डमैन एक्सरसाइज कह सकते हैं। और ये पेन रिलीफ के लिए और मोबिलिटी इनहैंस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं शोल्डर जॉइंट की। इसके अलावा जेंटल मसल सेटिंग है। जेंटल मसल सेटिंग जो हमारे शोल्डर के या जो हमारे एडजेसेंट रीजन्स हैं जैसे सर्वाइकल है या एल्बो के मसल्स हैं, इनकी हम जेंटल मसल सेटिंग एक्सरसाइजेज जो हैं वो करा सकते हैं। आप पेशेंट को क्या कहते हैं कि वो जेंटली कॉन्ट्रैक्ट करे ग्रुप ऑफ मसल्स को, ठीक है, और आप हल्की सी लाइट रेजिस्टेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं, इतनी कि सिर्फ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो और पेन ना हो पेशेंट को, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, फिर आप उसके बाद एम्फेसाइज करते हैं पेशेंट को कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे और रिलैक्स करे अपने मसल को, तो इस तरह से जो ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव होगा और पेशेंट जो है उसका जो एडिमा है या जो स्टेसिस है कि एक ही जगह पे जो ब्लड है वो इकट्ठा हो जाए, ये वाली चीज नहीं होगी, ठीक है। तो सॉफ्ट टिश्यू की और जॉइंट की इंटीग्रिटी और मोबिलिटी के लिए हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन, ग्रेड 1 एंड 2 जॉइंट डिस्ट्रक्शंस, जेंटल मसल सेटिंग्स एंड कॉर्डमैन एक्सरसाइजेज जो है वो हम गाइड कर सकते हैं। थर्ड चीज जो प्रोटेक्शन फेज में हमने करनी है दैट इज कि जो एसोसिएटेड रीजन्स हैं शोल्डर के सराउंडिंग के जो स्ट्रक्चर्स हैं, सर्वाइकल है, एल्बो है, आपके रिस्ट जॉइंट है, इन एसोसिएटेड जो रीजन्स हैं इनके फंक्शंस को, इनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, सपोज किसी का शोल्डर फ्रैक्चर है, शोल्डर को इमोबिलाइज किया तो वो क्या करता है, दर्द के मारे ना एल्बो को मूव करता, ना रिस्ट को मूव करता और गर्दन को भी अकड़ा लेता है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, कम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, CRPS, कम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम जो है वो डिवेल्प हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि शोल्डर की इमोबिलिटी की वजह से या शोल्डर में प्रॉब्लम की वजह से आपने एल्बो को, अपनी रिस्ट को, अपने सर्वाइकल को, मतलब ये कि जो भी एरिया इन्वॉल्व था उसका डिस्टल और प्रॉक्सिमल आपने मूव नहीं किया। जब आपने डिस्टल और प्रॉक्सिमल को मूवमेंट नहीं दी तो ऑटोमेटिकली वो एरियाज फ्रीज हो गए, ठीक है, उन पे मूवमेंट नहीं हुई, उनके मसल्स की एट्रोफी स्टार्ट हो गई, उनमें जो फंक्शंस थे वो रिस्टोर नहीं हुए। तो इस चीज को आप कहते हैं दैट इज कम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, ठीक है। ये शोल्डर की इंजरी या इमोबिलिटी के बाद ये बड़ी नॉर्मल सी कॉम्प्लिकेशन है और ये इसके पेशेंट बहुत आप देखेंगे कि वो बताएंगे फ्रैक्चर हुआ था, डॉक्टर ने इमोबिलाइज कर दिया था, मैंने ना अपनी फिंगर्स हिलाई, मैंने कुछ नहीं किया, तो अब ये मेरा हाथ जो है यहीं पे स्टक हो गया है। मसला शोल्डर का था लेकिन ये तो पूरे बाजू का मसला बन गया है। तो ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। तो उसके केस में फिर आप पेशेंट को बताते हैं
जब आपके पास कोई इमोबिलाइजेशन का पेशेंट आए कि आपने अगर आप इसको नहीं हिला रहे तो इसके ऊपर नीचे के सारे जॉइंट्स को आपने एक्टिवली मूव करना है। एक्टिव नहीं होती तो दूसरे हाथ से पैसिव मूवमेंट करें इसकी, ताकि मोबिलिटी जो है वो रहे। और अगर हो गया है फ्रीज तो उस केस में फिर आपको बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट शोल्डर के साथ साथ जो एल्बो है उसको भी मोबिलाइज करना पड़ेगा, और जो आपके रिस्ट जॉइंट है उनको भी मोबिलाइज करना पड़ेगा, उनकी भी प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग होगी। इस तरह से आप पेशेंट को कहते हैं कि हाथ में जो है वो बॉल ले ले, बॉल को जो है वो स्क्वीज करे, या फिर जहाँ पे वो बैठा है अपनी बेडशीट को जो है वो जैसे एक निचोड़ने वाली जो मूवमेंट होती है हाथ की, ठीक है, टॉवल से, या आप अपने हाथ से जो है वो सारी जो बेडशीट है उसको हाथ में प्रेस करें, या अपने कपड़ों को जो है वो इस तरह से जो नोचने वाली फीलिंग होती है, ठीक है, उस तरह से जब स्क्वीज करेगा हैंड्स को तो मसल्स जो आपके हैंड के हैं वो थोड़े से एक्टिव होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने पेशेंट को बताना है कि डिस्टल और प्रॉक्सिमल जॉइंट को एक्टिव रखना कितना जरूरी है, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो ऑब्वियस बात है वो भी जैम हो जाएंगे, वहां पे भी मूवमेंट्स नहीं आएंगी, तो पेशेंट जो है वो ज्यादा डिसेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। इसके अलावा अगर पेशेंट के हैंड में एडिमा हो गया है, क्योंकि पेशेंट को शोल्डर का प्रॉब्लम था, वो अपने हैंड्स को मूव नहीं कर रहा था, तो हाथ लटकाने से जो हैंड्स हैं वो पफी हो गए, वहां पे सारी जो आप कहें कि जो फ्लूइड है वह आपका वो सारा हैंड्स में जमा होना शुरू हो गया। तो आप फिर पेशेंट को कहते हैं कि वो एलिवेट करे, और एलिवेशन किस तरह से करनी है कि हाथ जो है वो हार्ट लेवल से ऊपर हो। तो हम नॉर्मली पेशेंट को स्लिंग्स पहना देते हैं ताकि उसका हाथ जो है वो ऊपर रहे, लटका के ना रखे। अगर वो लटकाएगा, क्योंकि मस्कुलर एक्शन नहीं हो रहे, क्योंकि नॉर्मल मूवमेंट्स नहीं हो रही, मसल्स पंपिंग एबिलिटीज रखते हैं, अगर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रही, तो आहिस्ता आहिस्ता पूलिंग ऑफ ब्लड स्टार्ट हो जाएगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए इट्स नेसेसरी कि आप जो है वो हाथ को एलिवेटेड पोजीशन में रखें, या फिर हम न्यूमेटिक कंप्रेशन बैंडेजेस आती हैं, हम पेशेंट को वो पहना देते हैं। वो उनकी पंपिंग एबिलिटी होती है कि वो कंप्रेशन जब देंगे तो ऑटोमेटिकली जो ब्लड है उसका फ्लो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो रेंज ऑफ मोशन है सर्वाइकल की, हमारे जो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स हैं, ठीक है, उनकी मोबिलाइजेशन, और जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं सराउंडिंग में हमारे शोल्डर के, ठीक है, उन सब की जो मोबिलाइजेशन है दैट इज नेसेसरी। तो जो एडजेसेंट एरियाज हैं उनकी मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वाली तो बात थी आपकी प्रोटेक्शन फेज की। नेक्स्ट वन जो आपकी मैनेजमेंट है दैट इज फॉर कंट्रोल्ड मोशन फेज। अब कंट्रोल्ड मोशन फेज में क्या है, जो चीज प्रोटेक्शन फेज में गेन की है उसको मेंटेन भी रखना है, उसको फर्दर इंप्रूव करना है, और आहिस्ता आहिस्ता जो फंक्शनल फेज है उसके लिए पेशेंट को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना है, वो जो पेन है उसको फर्दर कंट्रोल करेंगे आप, एडिमा को कंट्रोल करेंगे, जॉइंट की जो एफ्यूजन है जो वहां पे एडिमा हो रहा है उसको आपने कंट्रोल करना है। सिंपली क्या है, आहिस्ता आहिस्ता जो चीज आपने गेन की है आप उसको फंक्शनल एक्टिविटीज में इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है। और एक्टिविटीज को आपने केयरफुली मॉनिटर करना है कि अगर जॉइंट जो है वो इमोबिलाइज्ड है तो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने शोल्डर को ऐसा टाइम प्रोवाइड करना है कि वो फ्री हो, फ्री टू मूव हो। जैसे मैं एक पेशेंट को कहूँ कि शुरू में उसने स्टिंग लगाना है 24 आवर्स, आहिस्ता आहिस्ता जब उसका पेन सेटल हो रहा है तो अब मैं उसको कहूंगी कि 1 घंटे जो है वो स्लिंग उतार दिया करे और एक्सरसाइज परफॉर्म किया करे, और फिर दोबारा से स्लिंग पहन ले। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं इस चीज को मेक श्योर करूंगी कि मैं उसको कहूँ कि आहिस्ता आहिस्ता घंटे को 1.5 घंटे पे ले जाए, फिर 1.5 घंटे से 2 घंटे पे ले जाए, फिर जो टाइम है कि शोल्डर फ्रीली मूव कर सके उस टाइम को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करे, ठीक है। अपना जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है उसकी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करे, स्कैपुलर की सारी मूवमेंट्स करे अप टू द पॉइंट ऑफ पेन। पेन ज्यादा नहीं होना चाहिए, पेन प्रोवोक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितनी पेन फ्री रेंज है वहां तक जो है वो अपनी सारी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस जो है उनको इम्प्रूव करे, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करे जॉइंट की और सॉफ्ट टिश्यू की मोबिलिटी। उसके लिए आपने क्या करना है, हमने हमेशा बात की कि हमारे पास 4 ग्रेड्स है मोबिलाइजेशन के, और जो फिफ्थ है दैट इज मैनिपुलेशन। फर्स्ट 2 ग्रेड्स जो है वो पेन किलर मसल गार्डिंग के लिए होते हैं, जो 3 और 4 है वो आपकी रेंज ऑफ मोशन को इंप्रूव करने के लिए है। तो अगर हमने जॉइंट और सॉफ्ट टिश्यू की मोबिलिटी को एनहांस करना है तो फिर हम ग्रेड 3 में चले जाएंगे, ठीक है। आपने पैसिव जॉइंट मोबिलाइजेशन देनी है ग्रेड 3 की, सस्टेन। और अगर आप ऑसिलेशन देना चाहते हैं तो वो फिर आप ग्रेड 3 और 4 में भी फिर आप जा सकते हैं। सस्टेन हम सिर्फ 3 की देते हैं, और जो हमने ऑसिलेशन है वो हम 3 और 4 की दे सकते हैं, ताकि जॉइंट कैप्सूल मोबिलिटी को एनहांस किया जा सके। इसके अलावा जब भी आपने मोबिलाइजेशन अप्लाई करनी है, जब भी आपने ग्लाइडिंग देनी है किसी भी जॉइंट को, तो आपको चाहिए कि आप ग्रेड 1 की डिस्ट्रैक्शन जरूर दें।
हमेशा जॉइंट को मोबिलाइज करते हैं ओपन पैक पोजीशन में, क्लोज पैक पोजीशन में हम मोबिलाइज नहीं करते। इंजरी के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं, फोर्सेस ज्यादा लगती हैं। हम जॉइंट को डिस्ट्रैक्ट करके हमेशा मोबिलाइजेशन अप्लाई करते हैं। तो जब भी आपने ग्लाइड करना है, हमेशा डिस्ट्रैक्शन के साथ ग्लाइड करें। इसके अलावा आप पेशेंट को सेल्फ मोबिलाइजेशन टेक्निक्स जो है वो गाइड कर सकते हैं, ताकि पेशेंट जो है वो उन मोबिलाइजेशन को एज एन होम प्रोग्राम जो है वो शुरू कर दे। जब वो घर में करेगा तो इस तरह से उसकी ज्यादा बेहतरी आएगी, अगर वो डेली बेसिस पे क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में नहीं आ सकता। ठीक है, अब पेशेंट कहता है मैं दूर से आता हूँ, मैं रोज नहीं आ सकता, तो आप उसको घर के लिए जो सेल्फ मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हैं वो गाइड कर सकते हैं। अब बात यह है कि शोल्डर की सेल्फ मोबिलाइजेशन टेक्निक्स किस तरह से परफॉर्म की जा सकती हैं। नॉर्मली जो केल्टन मोर और मेटलैंड टेक्निक है, उसमें मूवमेंट साथ नहीं होती, जिसको हम कहते हैं मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट, दैट इज अ मुलिगन कॉन्सेप्ट। केल्टन मोर और मेटलैंड के अकॉर्डिंगली हम जो मोबिलाइजेशन की बात करते हैं वो तीन तरह से होती है, इंफीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इंफीरियर ग्लाइड, जिसको आप कॉर्डल ग्लाइड भी कहते हैं, उसको कैसे दिया जा सकता है। सिंपल सी बात है, आपके सामने डायग्राम है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि पेशेंट जो है वो सिटिंग में है ऑन अ फर्म सरफेस, ठीक है, और उसने उसके एक हाथ जो उसका राइट हैंड है, उससे उसने एज ऑफ द काउच को ग्रास्प किया हुआ है, ठीक है। फिंगर्स के साथ उसने जो एज है वहां से उसको ग्रास्प किया है कि उसका ये हैंड जो राइट हैंड है दैट इज फिक्स्ड, ठीक है, यहाँ से उसका हैंड फिक्स हो गया। अब क्या करेगा, सीधा बैठे हुए वो जो लेफ्ट हैंड है उसकी तरफ ट्रंक को अपने लीन करेगा। जब एक हाथ को फिक्स किया हुआ है प्रॉपर्ली, ठीक है, लीन करते हुए हाथ नहीं छोड़ना, उसको वहां से पकड़े रखना है। और जब आप लीन करेंगे टुवर्ड्स एन अदर साइड ऑफ द ट्रंक, तो ऑटोमेटिकली आपका जो शोल्डर ज्वाइंट है उसके ऊपर कॉर्डल ग्लाइड, जिसको आप इंफीरियर ग्लाइड कहते हैं, आ जाएगी। तो इट्स अ सेल्फ मोबिलाइजेशन टेक्निक, आप पेशेंट को ये गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा एंटीरियर ग्लाइड के लिए आप क्या कर सकते हैं। एंटीरियर ग्लाइड अगर आपने पेशेंट को देनी है, आप पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि वो स्पाइन लाइन में आए। स्पाइन लाइन में आने के बाद वो अपने जो एल्बोज हैं उनको 90 डिग्रीज पे रखते हुए टेबल या जो काउच है वो जिसके ऊपर भी लेटा हुआ है उसके ऊपर रखे। जब वो इस तरह से हैंड प्लेस करेगा तो उसका जो वेट है वो बिटवीन द आर्म्स आएगा, ठीक है, पीछे से जो दोनों एल्बो जॉइंट के दरमियान का एरिया है बिटवीन द आर्म्स, उसका सारा वेट वहां पे प्लेस होगा। जब इस तरह से वो हाथ रखेगा और वेट जो है आप देख सकते हैं, जो एरो फील्ड नहीं है, वो वेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है बिटवीन द आर्म्स। जब वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा बिटवीन द आर्म्स, तो ऑटोमेटिकली जो शोल्डर जॉइंट है उसके ऊपर एंटीरियर जो ग्लाइड है वो आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि पेशेंट ने जो है वो लीन किया है बॉडी वेट को बिटवीन द आर्म्स, और जब उसने बॉडी वेट बिटवीन द आर्म्स डाला है तो ऑटोमेटिकली शोल्डर जॉइंट के ऊपर एंटीरियर ग्लाइड आ गई। नेक्स्ट वन है पोस्टीरियर ग्लाइड। पोस्टीरियर ग्लाइड का मतलब है कि हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है वो पोस्टीरियरली मूव करे। पेशेंट को आपने प्रोन लिटा दिया, बिल्कुल उल्टा है एंटीरियर से, ठीक है। उसमें स्पाइन लाइन था, इसमें प्रोन लाइन है। प्रोन लाइन जब लिटाया है तो वो एल्बोस के ऊपर प्रॉप्ड अप हो गया है। एल्बो पे जब उसने प्रॉप्ड अप किया तो उसने एल्बो के ऊपर अपना सारा वजन डाल दिया। जब एल्बो के ऊपर उसने सारा वजन डाला है इस तरह से, तो ऑटोमेटिकली जो शोल्डर ज्वाइंट है वो उसकी जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है वो पोस्टीरियरली ग्लाइड कर गया। तो ये सेल्फ मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हैं जो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अगर वो हमारे पास नहीं आ सकते या अगर वो चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट जो है वो जल्दी आ जाए, तो उसके लिए वो अपने घर में एज होम प्रोग्राम ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हुए एक चीज जो ज्यादा माइंड में रखनी होती है, दैट इज कि आपने इनहिबिट करना है मसल स्पैज्म को और करेक्ट करने हैं फॉल्टी मैकेनिक्स। करेक्ट जो करने हैं फॉल्टी मैकेनिक्स और जो मस्कुलर स्पैज्म है उसको इनहिबिट करना है, वो किस तरह से है। जब आपके मसल स्पैज्म में जाते हैं क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रही होती, तो क्या होता है कि आपके जो डेल्टॉइड हैं, जो आपके रोटेटर कफ हैं या आपके जो स्कैपुलोह्यूमरल रिदम है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। तो पेशेंट क्या करता है, अपने हाथ को अबडक्ट करने के लिए, अपने शोल्डर जॉइंट को एलिवेट करने के लिए वो शोल्डर पे श्रगिंग कर लेता है, ठीक है, शोल्डर को हाइक कर लेता है, ऊपर की तरफ कर लेता है, ताकि लगे कि आपने जो है वो आपका, ताकि आपको ये लगे कि जो आर्म है वो एलिवेट हो गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूट मोशंस जो है उनको करना शुरू कर देता है। तो इट्स बेटर कि आप जो है वो ये जो सराउंडिंग मसल्स हैं इनको सॉफ्ट टिश्यू करें, इनको प्रॉपर्ली जो है वो रिलीज करें, ताकि मसल स्पैज्म जो है वो कम हो सके। मसल स्पैज्म को कम करने के लिए आप पेशेंट को ग्रेड 1 और 2 की मोबिलाइजेशन भी दे सकते हैं, ताकि पेन जो है वो खत्म हो जाए। पेशेंट को आप जो है वो
कॉर्डमैन एक्सरसाइजेज जो हैं वो गाइड कर सकते हैं। पेशेंट को आप प्रोटेक्टेड वेट बेयरिंग गाइड कर सकते हैं ताकि पेशेंट जो है वो आराम से अपने जो हैंड है उसके अगेंस्ट लीन करे। जब वो हैंड के अगेंस्ट लीन फॉरवर्ड करेगा कि हैंड उसने, जैसे आप पुशअप्स देखते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू प्रोटेक्टेड वेट बेयरिंग कर सकता है पेशेंट। पेशेंट जो है वो अपने जो रोटेटर कफ के मसल्स हैं उनकी प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग कर सकता है। इसके अलावा पेशेंट को आप गाइड कर सकते हैं कि पेशेंट जो है वो एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए मिरर के सामने बैठे ताकि उसको विजुअल फीडबैक मिलता रहे, उसको आइडिया हो कि कहीं मैं सब्स्टिट्यूट मोशन तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आपने उसको नॉर्मल वन अच्छे तरीके से समझा दिया करके, आपने उसको विजुअली परफॉर्म करके दिखाया है। उसके बाद वो मिरर में देख रहा है कि कहीं वो सब्स्टिट्यूट मोशंस का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। ठीक है? तो ये वाली चीज जो है ये आपने कंसीडर करनी है, फॉल्टी जो मैकेनिक्स हैं उनको करेक्ट करना है। इसके अलावा आपने इम्प्रूव करनी होती है जॉइंट की ट्रैकिंग। जॉइंट की ट्रैकिंग को इम्प्रूव करने के लिए आप मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट कराते हैं। अब जो मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट है वो मुलिगन कॉन्सेप्ट है कि आप बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट जॉइंट को ग्लाइड करते हैं एंटीरियरली, इंफीरियरली, पोस्टीरियरली, और साथ में आप पेशेंट को कहते हैं कि वो मूवमेंट करे, वो मूवमेंट जो रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे अगर हमने एक्सटर्नल रोटेशन को इम्प्रूव करना है, क्यों? क्योंकि हमेशा जो रिस्ट्रिक्शंस हैं शोल्डर पे वो कैप्सुलर पैटर्न में होती हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल रोटेशन लिमिट होती है, फिर आपकी एबडक्शन लिमिटेड होती है, फिर आपकी फ्लेक्शन है और एंड में आपकी इंटरनल रोटेशन है। तो सिंपली आपने अगर पेशेंट की एक्सटर्नल रोटेशन को इम्प्रूव करना है, आप क्या करेंगे? आपके सामने डायग्राम है। थेरेपिस्ट ऑपोजिट साइड पे पेशेंट के खड़ा है, आपने पेशेंट को स्पाइन लाइन पोजीशन में लिटा दिया, आपने उसके टॉवल प्लेस कर दिया है स्कैपुला के नीचे ताकि स्कैपुला स्टेबलाइज हो जाए। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जब भी हम मोबिलाइज करते हैं यू हैव टू स्टेबलाइज द पार्ट। तो नॉर्मली जिस एरिया को हम करते हैं मोबिलाइज, तो हम उसके जो पार्ट्स हैं उनको स्टेबलाइज कर देते हैं। तो आपने जो स्कैपुला है उसके नीचे टॉवल को प्लेस किया, टॉवल को आपने रोल करके प्लेस किया है फोल्ड करके, तो इस तरह से स्कैपुला जो है वो स्टेबलाइज हो गई। जो एल्बो थी उसको आपने साइड पे किया और फ्लेक्स किया 90 डिग्रीज पे, और पेशेंट के हाथ में जो है वो आपने केन पकड़ा दिया जो उसने दोनों हाथों में पकड़ा हुआ है। अब अगर पेशेंट पीछे की तरफ लेके जाता है इस पोजीशन में हैंड, तो उसके शोल्डर जॉइंट पे एक्सटर्नल रोटेशन परफॉर्म हो जाएगी। आपने क्या किया? आप ऑपोजिट साइड पे आके खड़े हो गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेशेंट जो है उसके लेफ्ट साइड पे थेरेपिस्ट खड़ा है। अपने दोनों हाथों से वो उसने अपना हैंड प्लेस किया है ह्यूमरस के एंटेरोमीडियल एस्पेक्ट पे, और वो ह्यूमरस को पोस्टीरो लैटरल पीछे की तरफ और थोड़ा सा लैटरल ग्लाइड दे रहा है। वो इस ग्लाइड को मेंटेन करके रखेगा और पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देगा कि अपने हैंड को पीछे की तरफ ले जाओ केन की मदद से। ठीक है, तो इस तरह से एक्सटर्नल रोटेशन परफॉर्म हो जाएगी। तो आप मोबिलाइज भी कर रहे हैं और पेशेंट साथ में एक्टिवली मूवमेंट भी कर रहा है। तो इस तरह से जो ग्लाइड है इसको आप 10 सेकंड्स के लिए मेंटेन रखते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि 5 टू 10 टाइम्स जो है इस मूवमेंट को रिपीट करता रहे। ठीक है, तो ये मोबिलाइजेशन हो गई है फॉर एक्सटर्नल रोटेशन। इट्स अ मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट। नेक्स्ट वन है इंटरनल रोटेशन के लिए। आपने पेशेंट को कहा कि वो स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाए। आपने उसके जो साउंड उसका जो शोल्डर है उसके वो उसको अपने ऊपर रखा है, और जिसको आपने ग्लाइड देनी है वो आपने पीछे इंटरनल रोटेशन में रख दिया। मुलिगन का ये कॉन्सेप्ट है कि आप मोबिलाइजेशन उस मूवमेंट में अप्लाई करते हैं जो पेशेंट की रिस्ट्रिक्टेड हो। ठीक है, पेन से पहले पहले की जो उसकी, जैसे इंटरनल रोटेशन बिल्कुल ही तो लिमिट नहीं हो गई, कुछ डिग्रीज की हो रही है, आपने बस कुछ डिग्रीज की इंटरनल रोटेशन कराई, और उसी पोजीशन में जिसके बाद पेशेंट को दर्द है उस पोजीशन में आपने उसको ग्लाइड किया है ताकि पेन फ्री मूवमेंट जो है वो हो सके। अब सिंपली आप देख सकते हैं कि पेशेंट ने टॉवल को ग्रैब किया हुआ है दोनों हाथों से। फिजिकल थेरेपिस्ट अब ऑपोजिट साइड पे नहीं है, सेम साइड पे है जिस साइड को मोबिलाइज करना है। जो उसका राइट हैंड है जिसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, वहां पे पेशेंट ने जो हाथ है उससे शोल्डर को नीचे से क्रैडल किया है, पकड़ लिया है। ठीक है, स्टेबलाइज कर दिया एक हाथ से। जो दूसरा हाथ है उसमें पेशेंट ने एल्बो जॉइंट को पकड़ा है और शोल्डर को डाउनवर्ड ग्लाइड दे रहा है, इंफीरियर ग्लाइड दे रहा है। ठीक है, इंफीरियर ग्लाइड देते हैं हम इंटरनल रोटेशन को इम्प्रूव करने के लिए। पेशेंट ने अब इंफीरियर ग्लाइड दी है थोड़ी सॉरी थेरेपिस्ट ने, और आपने पेशेंट को साथ में गाइड किया है कि पेशेंट ने अपने दूसरे हाथ की मदद से, जो ऊपर वाला साउंड हैंड है, टॉवल को ऊपर की तरफ खींचना है, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरे हाथ से उसने टॉवल को पकड़ा हुआ है उससे मूवमेंट अपवर्ड होगी, इंटरनल रोटेशन इंप्रूव होगी।
ठीक है। इंटरनल रोटेशन जब अफेक्ट होती है तो हमारे जो मेल पेशेंट्स हैं वो अपनी जो बैक ऑफ द पैंट है उसकी पॉकेट से वॉलेट नहीं निकाल सकते। फीमेल्स जो हैं वो अपने अंडरगारमेंट्स को बंद नहीं कर सकती, या इसके अलावा आपकी जो बैक पे लेके जाने की एबिलिटी है हैंड की वो खत्म हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है। तो आपको पेशेंट की इंटरनल रोटेशन को इम्प्रूव करना पड़ता है, और MWM के बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं, ठीक है, कि पेशेंट फौरन से जो है वो ठीक होता है। तो हमने इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन के बारे में बात कर ली। हमने ये वाली सारी बातें कर ली हैं कि आपने मसल स्पैज़म को और करेक्ट करने होते हैं फॉल्टी मैकेनिक्स को। इसमें हमने जो ये वाली डायग्राम थी, ठीक है, ये आपकी उस स्लाइड के लिए है। तो शोल्डर की हाइकिंग को प्रिवेंट करना होता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। जॉइंट की ट्रैकिंग को कैसे इंप्रूव करते हैं उसकी हमने बात कर ली कि एमडब्ल्यूएम आपने करानी है शोल्डर की एक्सटर्नल रोटेशन के लिए भी, शोल्डर की इंटरनल रोटेशन के लिए भी। इसके अलावा हम एमडब्ल्यूएम करा सकते हैं पेनफुल आर्क और इम्पिंजमेंट साइंस के लिए। पेनफुल आर्क और इम्पिंजमेंट के जो साइंस हैं उसके लिए आप एमडब्ल्यूएम कराते हैं एक्टिव एलिवेशन के साथ, ठीक है। एक्टिव एलिवेशन टेक्निक जो है ये हम इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जो कि लास्ट लेक्चर है हमारा थेरेप्यूटिक्स का, सिलेबस इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, तो हम उसके अंदर जो है वो एमडब्ल्यूएम फॉर पेनफुल आर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। एक और चीज है जो हम कंट्रोल्ड मोशन फेज में कराते हैं, दैट इज इम्प्रूव मसल परफॉर्मेंस। मसल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है, जो लेंथ और स्ट्रेंथ का बैलेंस है उसको करेक्ट करना है, ठीक है। उसमें जो इम्बैलेंस आया, लाइक जो मसल टाइट हो गए हैं यू हैव टू स्ट्रेच देम, और जो मसल्स वीक हो गए हैं यू हैव टू स्ट्रेंथन देम, ठीक है। तो आपने स्ट्रेंथनिंग भी करानी है, स्ट्रेचिंग भी करानी है, ताकि मसल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। क्योंकि फॉल्टी पोस्चर्स की वजह से मसल्स कुछ टाइट हो जाएंगे और कुछ जो है वो एक्स्ट्रा वीक हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने जो है वो एक्टिव कंट्रोल सिखाना है वीक मस्कुलेचर्स का। एक्सरसाइज ऐसी करानी है जो मैनेज कर सकें फॉल्टी स्पाइनल पोस्चर्स को, ठीक है। आपके जो स्पाइन के मसल्स हैं, जो ट्रंक के मसल्स हैं, उनकी आप स्ट्रेंथनिंग कराएं, उनके कंट्रोल को डेवलप करें। इसके अलावा जो है वो आप कैसे स्पाइनल पोस्चर्स को मेंटेन किया जा सकता है, ये जब आप पोस्चर वाला प्रॉपर चैप्टर पढ़ेंगे स्पाइन वाला थेरा 2 में, उसमें इसकी बहुत डिटेल है, तो आपको ये चीजें वहां से भी ज्यादा प्रॉपरली क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा प्रॉपर मैकेनिक्स को रिस्टोर करें, आप पेशेंट को बताएं कि एक्टिव रेंज ऑफ मोशन शोल्डर की कैसे परफॉर्म होती हैं, वो उन्होंने उनको डेली बेसिस पे करना है, ताकि फंक्शनल एक्टिविटीज की तरफ रिटर्न किया जा सके। क्योंकि आप मोशन फेज में पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं रिटर्न टू फंक्शनल फेज के लिए, ठीक है। तो जो नेक्स्ट मैनेजमेंट है दैट इज हाउ टू रिटर्न टू फंक्शनल फेज। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी को और स्ट्रेंथ को, ठीक है। पेशेंट को जो है नॉर्मल फंक्शन में आप परटर्बेशन इंट्रोड्यूस कराएंगे, ताकि उसकी जो स्ट्रेंथनिंग है वो और ज्यादा हो, पेशेंट जो है वो वेल प्रिपेयर्ड हो जाए दोबारा से अपनी जो फंक्शंस हैं उनमें जाने के लिए। पेशेंट को आप जो है वो अगर कैप्सुलर रिस्ट्रिक्शंस हो तो आप विगरसली मैनुअल स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, विगरसली आप जॉइंट की मोबिलाइजेशन ग्रेड 4 की अप्लाई कर सकते हैं, इवन आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं इस फेज में, बट इट डिपेंड्स कि आपका पेशेंट की क्या कंडीशन है। पेशेंट को आपने फंक्शनल डिमांड्स के लिए प्रिपेयर करना है कि वो हैवी लिफ्टिंग भी करना शुरू कर दे, पुशिंग की, पुलिंग, कैरिंग, रीचिंग एक्टिविटीज जो हैं, ये सारी आप पेशेंट को आहिस्ता आहिस्ता कराना शुरू करेंगे, इस तरह की जो उसकी जो मसल्स हैं उनके ऊपर डिमांड इम्पोज करे। जो मसल के ऊपर डिमांड इम्पोज होगी तो वो ओवरलोड प्रिंसिपल के ऊपर उसको अकस्टम कर लेगा, ठीक है, उसके अगेंस्ट अपनी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा लेगा। तो आपने पेशेंट को फंक्शनल डिमांड्स के लिए प्रिपेयर करना है। ये तो नॉर्मल हाइपोमोबिलिटी की मैनेजमेंट थी। नेक्स्ट वन जो मैनेजमेंट है दैट इज पोस्ट मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया। हमने बात की थी कि ग्रेड 5 की आप मैनिपुलेशन अप्लाई करते हैं, और मैनिपुलेशन जो है वो अंडर एनेस्थीसिया भी हो सकती है, जो ऑर्थोपेडिशियन सर्जन अप्लाई करते हैं। पेशेंट को बेहोश करके आप एक थ्रस्ट फोर्सफुल जो मूवमेंट्स हैं वो ज्वाइंट को खोल के अप्लाई करते हैं, ताकि एडहेरेंस को अंदर से ब्रेक किया जा सके और रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव किया जाए। तो उसके बाद भी फिजिकल थेरेपी जो है दैट इज नेसेसरी, क्योंकि एडहेरेंस ब्रेक हुई है तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होंगे। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस अंदर होंगे तो पेशेंट को पेन भी होगा, पेशेंट को एडिमा भी होगा और इन्फ्लेमेशन के साइंस भी आएंगे। तो उसको मैनेज करने के लिए बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट आपको उसकी मैनेजमेंट गाइडलाइंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या है, एक्यूट लेयन है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हुए हैं, तो आपको चाहिए कि अगर पॉसिबल है तो आप जॉइंट की मोबिलिटी, पैसिव रेंज ऑफ मोशन टेक्निक जो है वो रिकवरी रूम से ही स्टार्ट करा दें। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी स्टेज में आपने उसके आर्म को ओवरहेड अबडक्टेड ही रखना है, ठीक है, एलिवेट करके रखना है एक्सटर्नल रोटेशन में।
सेम डे पे जब उसकी सर्जरी हुई है एक्सरसाइज को स्टार्ट करा दें। एक्सरसाइज में आपका एम्फेसिस यही होगा कि 90 डिग्री एबडक्टेड पोजीशन हो एटलीस्ट शोल्डर की। साथ में शोल्डर को आपने इंटरनल या एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो अप्लाई करनी है। इसके अलावा दोबारा से जो फोल्ड्स हैं उनमें एडहेरेंस ना बने तो आप कॉर्डल ग्लाइड भी देंगे ताकि मूवमेंट आती रहे कैप्सुलर फोल्ड्स में। जब कैप्सुलर फोल्ड्स में मूवमेंट्स रहेंगी तो एडहेरेंस नहीं बनेंगी। एडहेरेंस हमेशा इमोबिलिटी की वजह से बनती है, ठीक है। इसके अलावा आपने जब पेशेंट सोएगा तो आपने उसको बताना है कि स्लीपिंग टाइम में आपने एटलीस्ट 3 वीक्स तक अपने जो शोल्डर है उसको एबडक्ट करके सोना है, ताकि दोबारा से एडक्ट अगर आप करेंगे तो क्योंकि वहां पे साइनोवियम भी है और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हो रहे हैं तो दोबारा से एडहेरेंस बनने के चांसेस हो सकते हैं। तो इट्स बेटर कि पेशेंट जो है वो अबडक्टेड पोजीशन में रख के ही सोए, ठीक है। तो ये नॉर्मल गाइडलाइंस हैं जो हम एनेस्थीसिया के बाद पेशेंट को गाइड करते हैं। नेक्स्ट जो आपके सामने डायग्राम है दैट इज फॉर आपकी जो टोटल शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टिस हैं उसके बारे में। जैसे पेशेंट जो है उसको बहुत ज्यादा आर्थराइटिस हो गया, पेशेंट की जो बोन स्ट्रक्चर्स थे वो बिल्कुल ही इरोड हो गए हैं और डिस्ट्रप्शन आ गई है बीच में। अब पेशेंट जो है वो उसके लिए ऑप्शन ही ये है कि वो जॉइंट को रिप्लेस करा दे। तो टोटल शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टीज जो हैं दीज आर वेरी कॉमन और उनको हम नॉर्मली कैटेगराइज करते हैं 3 कैटेगरीज में। एक आपका टीएसए है जिसको आप टोटल शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपका जो बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का शोल्डर जॉइंट है उसकी जो ह्यूमरस का हेड है और जो ग्लिनाइड का सॉकेट है आपको दोनों को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। आपने दोनों बॉडी पार्टनर्स को रिप्लेस कर दिया, ये टोटल रिप्लेसमेंट हो गई। एक ऐसा होता है जिसको आप हेमी आर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं, हेमी मींस हाफ। तो अगर आप सिर्फ एक पार्ट, जैसे आपने सिर्फ ह्यूमरल हेड रिप्लेस किया है, ग्लिनाइड फोसा बिल्कुल ठीक था, तो ये हेमी रिप्लेसमेंट है क्योंकि आपने पूरे जॉइंट को रिप्लेस नहीं किया। तो हेमी मींस हाफ। एक और जो आर्थ्रोप्लास्टी है दैट इज रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी। रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी हम उस केस में कराते हैं जब हमारे रोटेटर कफ की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए कि अब रोटेटर कफ किसी काम के नहीं रहे और आप अगर आर्थ्रोप्लास्टी करा लेंगे तो ऑब्वियस बात है उस जॉइंट को भी मूवमेंट जो है वो आपके मसल्स ने करानी होती है और अगर मसल्स खराब है तो ऑब्वियस बात है मूवमेंट नहीं होगी। तो उसके लिए आप रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स का क्या मतलब है? नॉर्मली आप लोग सुनते हैं कि जो आपका शोल्डर जॉइंट है इट्स अ टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट, जिसमें बॉल जो है वो हेड ऑफ द ह्यूमरस है और जो सॉकेट है दैट इज ग्लेनाइड फोसा। अब आर्टिफिशियली जब आप प्रोस्थेटिक इम्प्लांट करते हैं, आर्टिफिशियल जब आप जॉइंट लगाते हैं तो आप क्या करते हैं कि जो ग्लिनाइड है उसको बॉल शेप में कर देते हैं और जो आपका हेड है उसको सॉकेट बना देते हैं, ताकि मूवमेंट जो है, क्योंकि आपके रोटेटर कफ इंटैक्ट नहीं है कि वो आपके ह्यूमरस पे मूवमेंट करा सके। तो नॉर्मली क्या होता है कि ग्लिनाइड का जो बॉल है उस पे मूवमेंट आती है और जिसकी वजह से ह्यूमरस पे भी मूवमेंट आ जाती है, ठीक है। तो अगर रोटेटर कफ इंटैक्ट नहीं होंगे तो हम रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी कराते हैं, जिसमें हम एनाटॉमी को रिवर्स कर देते हैं कि जो सॉकेट है वो अब ह्यूमरस बनेगा और जो बॉल है वो अब ग्लिनाइड एक्ट करेगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये आपका नॉर्मल टीएसए है जिसको आप टोटल शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं। आप देख सकते हैं ग्लिनाइड का सॉकेट और जो ह्यूमरस की हेड है दोनों रिप्लेस हो गई। ये रिवर्स है। यहाँ पे आप देखें कि हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है उस पे बॉल नहीं है, वो एक्ट कर रहा है एज अ सॉकेट, ठीक है। और जो आपका ग्लिनाइड है उसके ऊपर बॉल बनी हुई है, तो वो रिवर्स हो गई है टोटल आपकी आर्थ्रोप्लास्टी। तो रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी हम तब रिकमेंड करते हैं जब रोटेटर कफ की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि इंडिकेशंस क्या है, आप क्यों करा रहे हैं टोटल शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी। पेशेंट को इतना ज्यादा पेन है कि वो रेस्ट पे भी है, एक्टिविटीज में तो है ही है, लेकिन पेशेंट को रेस्ट पे भी पेन है, उसको नींद नहीं आती, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पेशेंट की शोल्डर की सारी मोबिलिटी लॉस्ट हो गई है, ठीक है। पेशेंट कोई काम ही नहीं कर सकता शोल्डर से, उसकी स्टेबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज है, उसकी अपर एक्सट्रीमिटी की स्ट्रेंथ भी नहीं है। तो पेशेंट को फंक्शनल टास्क परफॉर्म करने के लिए अपर एक्सट्रीमिटी की जरूरत है। उस केस में जब वो डिसेबल हो रहा है बहुत ज्यादा तो हम उसको कहते हैं ज्वाइंट ही रिप्लेस करा लो, ठीक है। तो आर्थ्रोप्लास्टी की इंडिकेशन जो है वो पेन है और लॉस ऑफ शोल्डर मोबिलिटी है। नेक्स्ट वन है कि आपने जब ये सर्जरी करानी है तो उसके लिए आप जो अंदर इम्प्लांट डाल रहे हैं, इम्प्लांट्स ही है ये जो आर्टिफिशियल हम डाल रहे हैं प्रोस्थेटिक्स, ये सारे इम्प्लांट ही होते हैं, इनको हम इम्प्लांट कहते हैं कि आप इनको अंदर डाल रहे हैं, इम्प्लांट कर रहे हैं कहीं पे।
तो इम्प्लांट का डिजाइन क्या होना चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ इम्प्लांट है। अनकंस्ट्रेंट, सेमी कंस्ट्रेंट, रिवर्स बॉल एंड सॉकेट एंड कंस्ट्रेंट। ठीक है, कंस्ट्रेंट है, सेमी यानी कि हाफ कंस्ट्रेंट है, अनकंस्ट्रेंट जिसमें कोई कंस्ट्रेंट चीज नहीं है, और बॉल एंड सॉकेट जिसको हमने रिवर्स कर दिया था अभी। तो ये बेसिकली 4 तरह के डिजाइन आते हैं मार्केट में। अब बात ये है कब कब कौन सा इंडिकेटेड है, ठीक है? नॉर्मली जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो अनकंस्ट्रेंट है। अनकंस्ट्रेंट प्रोस्थेटिक डिजाइन मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत अच्छे अलाउ करते हैं, लेकिन ये स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करते। क्यों इसलिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते? क्योंकि इसके अंदर जो ग्लिनाइट कंपोनेंट है वो बहुत शैलो है, बहुत डीप नहीं है। अगर डीप होगा तो ऑब्वियस बात है हेड ज्यादा अच्छा फिक्स होगा, तो ये बहुत शैलो सा है। शैलो की वजह से जब ग्लिनाइट कंपोनेंट जब शैलो होगा तो ह्यूमरल कंपोनेंट उसके अंदर प्रॉपर्ली फिक्स नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ ह्यूमरस का हेड बड़ा अच्छा मूव करेगा उसके ऊपर, ठीक है? तो मोबिलिटी बड़ी अच्छी प्रोवाइड करेगा, लेकिन स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो अगर हमारे रोटेटर कफ बहुत अच्छे हों, क्योंकि हमने बात की थी कि स्टेबिलिटी जो है वो 2 तरह की होती है, एक डायनामिक और एक स्टैटिक। तो मूवमेंट में स्टैटिक स्टेबिलिटी मसल्स प्रोवाइड करते हैं। अगर रोटेटर कफ की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो तो हम जो हमारी अनकंस्ट्रेंट इम्प्लांट डिजाइन है वो इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड नहीं करता, तो स्टेबिलिटी तो हमारे मसल्स प्रोवाइड कर देंगे, और मोबिलिटी बड़ी अच्छी प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो मोस्ट कॉमनली हम इसी को इस्तेमाल करते हैं, और तब इस्तेमाल करते हैं जब रोटेटर कफ का मैकेनिज्म इंटैक्ट हो। एक तो ये बात होगी। सेकंड है सेमी कंस्ट्रेंट। अब सेमी कंस्ट्रेंट में ये प्रॉब्लम है कि ये जॉइंट की स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें जो ग्लिनाइट का कंपोनेंट है वो बहुत कप शेप है, ठीक है, और वो लार्जर है। तो ये जॉइंट की स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड करता है, और इसको हम तब ही इंडिकेट कर सकते हैं जब ग्लेनाइट फोसा बिल्कुल ही टूट फूट गया है, उसकी प्रॉपर इरोजन हो गई है। तो उस केस में जो है वो हम सेमी कंस्ट्रेंट जो है उसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है? तो ये तो 2 तरह के इम्प्लांट डिजाइन हो गए। थर्ड वन जो इम्प्लांट डिजाइन है दैट इज रिवर्स बॉल एंड सॉकेट। अब रिवर्स बॉल एंड सॉकेट वही है जो मैंने आपको पहले बताया कि ह्यूमरस को हम एज सॉकेट बनाएंगे, ग्लिनाइट को हम एज बॉल शेप बनाएंगे, ठीक है? तो इसमें क्या है, इसमें स्टेबिलिटी भी है, और इसमें जो मोबिलिटी है वो मतलब मोबिलिटी जो है वो हम इसको तब करते हैं जब रोटेटर कफ डेफिशिएंट शोल्डर्स हैं, जो रिपेयर भी नहीं हो सकते, रोटेटर कफ की सुचरिंग भी नहीं हो सकती, उनकी रिपेयर सर्जरीज भी नहीं हो सकती। तो फिर हम टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी करा देते हैं रिवर्स में, ताकि जो है ना वो ह्यूमरल सॉकेट जो है वो आराम से जो बॉल शेप ग्लिनाइट कंपोनेंट है उसके साथ जो है वो प्रॉपर्ली काम कर सके। क्या बात हुई? अनकंस्ट्रेंट हम तब इस्तेमाल करते हैं जो मोस्ट कॉमन प्रोस्थेटिक डिजाइन भी है, जब हमारे रोटेटर कफ इंटैक्ट हो, और रिवर्स बॉल एंड सॉकेट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब रोटेटर कफ बिल्कुल भी इंटैक्ट नहीं है, रप्चर हो गए हैं, उनकी सर्जरीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो ये इन दोनों का डिफरेंस समझ आ गया। थर्ड वन है कंस्ट्रेंट। जो कंस्ट्रेंट होती है वो बहुत सीमेंटेड होती है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या मसला है, इसमें फिक्स होता है फलक्रम बॉल एंड सॉकेट डिजाइन का, ठीक है? तो ये फिक्स फलक्रम वाली जो चीज है ये ग्रेटर अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करती है, ठीक है? अब ये ग्रेटर अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी जो है उसको प्रोवाइड कर रही है, लेकिन क्या है कि इसमें मोबिलिटी नहीं है। मोबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि फिक्स फलक्रम है। अब जब मोबिलिटी नहीं होगी तो फिर फायदा नहीं है, ठीक है? तो इसलिए ये जब इसे मोबिलिटी नहीं है और इसमें इनहेरेंट जॉइंट स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, तो हम इसको इसलिए ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करते। और एक और रीजन है इसको ना इस्तेमाल करने की, कि ये इसमें लूजनिंग के और जो फेलियर ऑफ द कंपोनेंट है इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है? तो इस वजह से हम जो है ये इनको इस्तेमाल नहीं करते। तो इम्प्लांट डिजाइन की समझ आ गई। दे आर बेसिकली 4 इन नंबर्स: अनकंस्ट्रेंट, सेमी कंस्ट्रेंट, रिवर्स बॉल एंड सॉकेट एंड कंस्ट्रेंट। तो अब उस केस में क्या होगा कि हमारा जो अनकंस्ट्रेंट है, या जिसको हम हाँ वो जो अनकंस्ट्रेंट है उसको हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में, और इसको हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के अंदर कि इसमें जो हमारी स्टेबिलिटी है वो कम है, लेकिन हमारी जो मोबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो उस केस में जब आपकी मोबिलिटी और आपकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी तब आप प्रोवाइड कर रहे हैं जब आपके रोटेटर कफ मसल्स जो हैं दे आर इंटैक्ट, ठीक है? इसके अलावा हमने
चारों में जो डिफरेंस था उसको डिस्कस कर लिया कि इन चारों में क्या बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट वन है सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर, कि आपका क्या प्रोसीजर होगा, टोटल शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी होगी, हेमी रिप्लेसमेंट होगी या रिवर्स होगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन इटियोलॉजी कि क्या कॉज है, सिविरिटी क्या है ज्वाइंट की डिटोरिएशन की, कि सिर्फ एक ही पार्ट रप्चर है तो फिर आप हेमी करेंगे। अगर दोनों पार्ट्स रप्चर्ड हैं, दोनों जॉइंट्स के जो बोनी पार्टनर्स हैं उनमें प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियस बात है फिर आप जो है वो टोटल रिप्लेसमेंट कराएंगे। अगर शोल्डर रोटेटर कफ ही बिल्कुल रप्चर हो गए हैं तो फिर आप रिवर्स पे चले जाएंगे। तो बेसिकली चीजें डिपेंडेंट हैं कि सेवेरिटी जॉइंट की डिटोरिएशन की क्या है। अगर लेट स्टेज प्राइमरी ओए है, ठीक है, और रोटेटर कफ जो है वो इंटैक्ट है, तो फिर हम अनकंस्ट्रेट कराते हैं। हम टोटल भी करा सकते हैं और हेमी भी करा सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन के कौन सा जो बोनी पार्टनर है वो ज्यादा इन्वॉल्व है। आरए के पेशेंट्स जो हैं जो साइनोवियम बेस्ड होते हैं उनमें हम सेमी कंस्ट्रेंट कराते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें जो है वो बोन की ग्राफ्टिंग हम करा सकते हैं टोटल शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी के साथ। जो ऑस्टियोनेक्रोसिस होता है हेड ऑफ द ह्यूमरस का, कि आपकी जो सप्लाई कर रही थी आर्टरी, कि जो आर्टरी सप्लाई कर रही है अगर उसका रप्चर हो गया है तो वो प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं करी हेड ऑफ द ह्यूमरस की, तो हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है वो रप्चर हो गया। अब अगर हेड ऑफ द ह्यूमरस का ऑस्टियोनेक्रोसिस हो गया है तो उस केस में आपको सिर्फ हेड ऑफ द ह्यूमरस को रिप्लेस करना पड़ेगा। वो आपके लिए हेमी आर्थ्रोप्लास्टी हो गई, ठीक है। अगर पेशेंट जो है उसमें स्वेयर क्रॉनिक पेन है, लॉस ऑफ फंक्शन है, और आपने उसकी जो रोटेटर कफ है उसका टेयर हुआ था, उसकी आर्थ्रोपैथी भी की, उसको दोबारा से जोड़ने की भी कोशिश की लेकिन उसका कुछ नहीं बन पा रहा, तो फिर आप रिवर्स जो शोल्डर जॉइंट आर्थ्रोप्लास्टी है, जो रिवर्स बॉल एंड सॉकेट है, उसको आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि क्या कंडीशन है आपके जॉइंट्स की। कॉम्प्लिकेशंस क्या है? अब ये जो आपने सर्जरीज कराई हैं इनकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इंट्रा ऑपरेटिव हो सकती हैं, सॉफ्ट टिश्यू रिलेटेड पोस्ट ऑप हो सकती हैं, ऑपरेशन के बाद इम्प्लांट्स के वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो राइज कर सकती हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इंट्रा ऑपरेटिवली क्या क्या आपकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ऑपरेशन के दौरान मेनली चीज क्या होती है ऑपरेशन में, कि आपने जो बैलेंस है वो मेंटेन करना होता है अपने मसल्स का। बैलेंसिंग का क्या मतलब है, कि आपने ऑपरेशन में लेंथनिंग और जो टाइटनिंग है सॉफ्ट टिश्यूज की वो नॉर्मल हो, ताकि दोबारा से जो नॉर्मल फंक्शन है उसको रिस्टोर किया जा सके। अब क्या हुआ है, इंट्राऑपरेटिवली आप प्रॉपर्ली जो सबस्कैपुलरिस मसल्स है जो आपके टाइट हुए हुए थे, आप उनका प्रॉपर लेंथन अप नहीं कर सके, तो इनसफिशिएंट लेंथनिंग हो गई है टाइट सबस्कैपुलरिस की, ठीक है। तो ये आपकी इंट्राऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है। ऑपरेशन के दौरान खुदा ना खास्ता एक्सिलरी नर्व या सबस्कैपुलर नर्व डैमेज हो गई, तो ऑब्वियस बात है एक्सिलरी नर्व आपके डेल्टॉइड को सप्लाई करी थी, सबस्कैपुलर नर्व सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस को जो है वो सप्लाई करती है। तो ऑब्वियस बात है सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस आर द रोटेटर कफ मसल्स, और डेल्टॉइड जो है दैट इज मेन एब्डक्टर। तो अगर उनके नर्व डैमेज हो जाएगी तो ये इंट्राऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। ऑपरेशन के दौरान अक्सर बहुत ज्यादा फोर्स लगने की वजह से फ्रैक्चर भी हो सकता है ह्यूमरस का, कि जब आप इम्प्लांट लगा रहे थे तो नीचे से ह्यूमरस जो है वो फ्रैक्चर हो गई, तो ये इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है। जो सॉफ्ट टिश्यू रिलेटेड पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, कि आपका जो रोटेटर कफ था, ठीक है, जिसको आपने रिपेयर किया था, अब ऑपरेशन के बाद क्या हुआ, आपने जरा सी मूवमेंट करने की कोशिश की तो वो उसकी टेयरिंग हो गई दोबारा से, या आपने जो सबस्कैपुलरिस को रिपेयर किया था उसमें डिस्ट्रप्शन आ गई, या आपने जो जॉइंट रिप्लेस किया था वो डिसलोकेट कर गया, या आपने जो क्या कहते हैं आपकी जो आर्टिकुलर सरफेस है ग्लिनाइड फोसा की, ठीक है, जिसमें आपने हेमी आर्थ्रोप्लास्टी की और ग्लिनाइड फोसा की जो आर्टिकुलर सरफेस है जो इरोड हो गई थी, उसकी जगह आपने दूसरा इम्प्लांट लगाया, लेकिन क्या हुआ वो भी इरोड होना स्टार्ट हो गया। तो ये है सॉफ्ट टिश्यू रिलेटेड जो पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस है। थर्ड वन है इम्प्लांट रिलेटेड। इम्प्लांट रिलेटेड का क्या मतलब है, जो आपने इम्प्लांट लगाया वो लूजन हो गया, उसका प्री मैच्योर वेयर हो गया, या जो आपने पॉलीइथाइलीन का उसमें कंपोनेंट ऐड किया था प्लास्टिक का वो टूट गया, ठीक है। तो ये मोस्टली उन उन चीजों में होता है इम्प्लांट रिलेटेड, जिसमें मसल्स की कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो होल्ड करके रखें, क्योंकि मसल्स ने बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी होती है। तो अब अगर मसल्स ठीक नहीं है तो जो रोटेटर कफ के डेफिशिएंट शोल्डर होते हैं उनमें बहुत ज्यादा कॉमनली जो इम्प्लांट रिलेटेड पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आती हैं। इसके अलावा आपके जो ह्यूमरल प्रोसेसेस है जैसे हेमी आर्थ्रोप्लास्टी की है,
तो ह्यूमरल जो प्रोसेसेस हैं उनकी भी लूजनिंग हो सकती है। तो ये आपकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो स्पेसिफिक हैं टू ग्लिनोह्यूमरल आर्थ्रोप्लास्टी। ठीक है, इसकी हमने बात कर ली। इंट्राऑपरेटिव कौन सी है, सॉफ्ट टिश्यू की कौन सी है, और इम्प्लांट रिलेटेड जो आर्थो आपकी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट वन है पोस्ट ऑप मैनेजमेंट। क्या पोस्ट ऑप कैसे मैनेज कर सकते हैं? एक तो आपने जो इंटीग्रिटी है रोटेटर कफ की, ठीक है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करनी है। अगर रोटेटर कफ इंटैक्ट है तो आपका एम्फेसिस होगा शोल्डर की मोबिलिटी पे और फंक्शनल यूज पे एज सून एज पॉसिबल। अगर रोटेटर कफ की इंटीग्रिटी नहीं है तो ऑब्वियस बात है आपका एम्फेसिस होगा रिहैब में कि फिर आप जो शोल्डर के मसल्स हैं रोटेटर कफ की उनकी आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथनिंग कराएं ताकि वो दोबारा से अपनी जो उनकी एट्रोफी हो गई है उसको बैलेंस किया जा सके। इसके अलावा इंट्राऑपरेटिव रेंज ऑफ मोशन। इंट्राऑपरेटिव रेंज ऑफ मोशन का क्या मतलब है? पेशेंट के सर्जिकल इंसिजन को क्लोज करने से पहले ये जरूरी है कि आप एक दफा पैसिव रेंज ऑफ मोशन करा लें। आप सबने पीछे पढ़ा है कि अगर मसल्स टाइट हो या सॉफ्ट टिश्यू की टाइटनेस हो तो पैसिव जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी नहीं हो पाती। तो पैसिव रेंज ऑफ मोशन जो है जब वो नहीं हो पाएगी तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने इंट्राऑपरेटिवली पेशेंट को क्लोज करने से पहले एक दफा पैसिव रेंज ऑफ मोशन आप करा के देखें ताकि आपको आइडिया हो कि एडहेरेंस ब्रेक हो गई है। ठीक है, तो इंट्राऑपरेटिवली रेंज ऑफ मोशन जो है वो जरूरी है। इसके अलावा पोस्चर करेक्शन, क्योंकि पोस्चर चेंजेस एज के साथ साथ आती हैं, पेशेंट के जो काइफोसिस हैं, जो स्कैपुलर प्रोट्रैक्शंस हैं वो बढ़ जाती हैं। तो आपने एम्फेसाइज करना है इरेक्ट सिटिंग को और स्टैंडिंग पोस्चर को। जब भी पेशेंट जो है वो एलिवेट करे आर्म को और आपने उसको बताना है कि स्पाइन को एक्सटेंशन में अपने जो हैंड्स हैं उनको रेज करे। अदरवाइज पेशेंट क्या करता है, पेशेंट ट्रंक की तरफ लीन करता है और इस तरह से अपने हैंड को उठाने की कोशिश करता है, जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि शोल्डर की जो हाइकिंग है वो करना शुरू कर देता है। तो आपने पोस्चर जो है उसके बारे में भी पेशेंट को बताना है। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिवली आप इमोबिलाइज करते हैं और पोस्ट ऑपरेटिवली आप पेशेंट की पोजीशनिंग करते हैं। इमोबिलाइजेशन के लिए आप क्या करते हैं, आप पेशेंट को स्लिंग पहना देते हैं या स्प्लिंट पहना देते हैं। ठीक है, ताकि आर्म जो है वो उसको इमोबिलाइज किया जा सके। अब वो पेशेंट जो जिसको रिपेयर ऑफ रोटेटर कफ जो है वो रिक्वायर्ड नहीं था, ठीक है, तो पेशेंट वो वाले पेशेंट तो जल्दी ही जो है वो मूवमेंट कर लेते हैं। लेकिन अगर पेशेंट जो है जिसका रोटेटर कफ का रिपेयर हुआ है उनमें आपको स्लिंग लगाना पड़ता है 4 to 6 वीक्स के लिए। और वो पेशेंट जिनमें रोटेटर कफ का रिपेयर भी नहीं हो सकता, जिसमें हमने रिवर्स वाली की है, उनमें तो स्लिंग्स जो है वो आपको 3 to 4 वीक्स के लिए जो है वो लगाने पड़ेंगे। लेकिन एक्सेप्ट उसके कि जब उन्होंने अपनी पर्सनल हाइजीन परफॉर्म करनी है तो उस टाइम पे वो पर्सनल हाइजीन परफॉर्म करते हुए स्लिंग को उतार सकते हैं और फिर वो दोबारा से जो स्लिंग है उसको लगा लेंगे। तो ये जो इमोबिलाइजेशन है ये जरूरी है पोस्ट ऑपरेटिवली। नेक्स्ट वन है कि अब आपने ऑपरेशन कराया है तो ऑब्वियस बात है फिर ऑपरेशन के लिहाज से जो मैनेजमेंट फेज है वो चलेंगी। कि ऑपरेशन के बाद पहले मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज है, उसमें आपने क्या करना है, मैक्सिमम प्रोटेक्शन में हम हर चीज को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, हम उसकी पेन को, उसकी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। एडजेसेंट जो जॉइंट्स हैं उनकी मोबिलिटी को जो है वो मैनेज करेंगे, जॉइंट की जो मोबिलिटी है उसको रिस्टोर करेंगे। पैसिव रेंज ऑफ मोशन करानी है आपने। प्लेन ऑफ स्कैपुला जिसको आप स्कैप्शन कहते हैं, स्कैप्शन में आप आर्म को एलिवेट कर सकते हैं, कॉर्डमैन करा सकते हैं जो पेंडुलम एक्सरसाइजेज हैं जिनके बारे में मैंने अभी पीछे डिस्कस किया। इसके अलावा आप पेशेंट को जो है वो स्पाइन में लेटे हुए सेल्फ असिस्टेड, ठीक है, शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन के एक हाथ से दूसरे हाथ को असिस्ट करके अपने ही हाथ से जो मूवमेंट है शोल्डर की पैसिवली वो कर सकता है या सेल्फ असिस्टेडली। इसके अलावा जो वैंड एक्सरसाइजेज हैं पेशेंट वो सिटिंग और स्टैंडिंग में परफॉर्म कर सकता है। ये जो आपके सामने है ये वैंड एक्सरसाइज है। वैंड एक फॉर्म ऑफ स्टिक होती है जिसको आप हाथ में पकड़ के जो है वो मूवमेंट कर सकते हैं। तो पेशेंट जो है वो शोल्डर को फ्लेक्शन में लेके जा सकता है, एक्सटेंशन में लेके जा सकता है, एबडक्शन में लेके जा सकता है, साइडवेज लेके जा सकता है। तो वैंड एक्सरसाइजेज जो हैं ये आप पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा मसल इनहिबिशन को, गार्डिंग को, एट्रोफी को मिनिमाइज करना होता है। इसके बारे में भी हमने पीछे पढ़ा कि फॉल्टी पोस्चर्स को अवॉइड करें, पेशेंट के पेन को मैनेज करने की कोशिश करें। पेन मैनेजमेंट के लिए आप रेस्ट वगैरह जो है, इमोबिलाइजेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेड 1 और 2 की मोबिलाइजेशन अभी जो है वो अप्लाई नहीं करनी। इसके अलावा जेंटल मसल सेटिंग जो है एल्बो फ्लेक्स के साथ एक्सक्लूडिंग एक्सटर्नल रोटेटर आप नहीं कराते एटलीस्ट 4 वीक्स तक, क्योंकि लाइट आइसोमेट्रिक्स जो है ये भी फोर्सेस इम्पार्ट करती हैं। तो आप साउंड लिम्ब की मसल सेटिंग एक्सरसाइजेज जो है वो कराएंगे, लेकिन जो ऑपरेटेड शोल्डर है
वहां पे आप लाइट आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज जो है वो आप 4 वीक्स तक एटलीस्ट जो है वो नहीं कराते, ठीक है, दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। नेक्स्ट वन है प्रोटेक्शन फेज, जिसको आप कंट्रोल्ड मोशन फेज कहते हैं। जो प्रोटेक्शन फेज है उसमें आपने आहिस्ता आहिस्ता पैसिव जो रेंज ऑफ मोशन है उसको असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन पे लेके आना है। जेंटल मोबिलाइजेशन टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रेड 1 और 2 की। इसके अलावा आप जेंटल स्ट्रेच कर सकते हैं मसल्स को। आपने पेशेंट का जो एक्टिव कंट्रोल है और जो डायनामिक स्टेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना है ताकि पेशेंट की जो मसल परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। इसके बाद है मिनिमम प्रोटेक्शन या रिटर्न टू फंक्शनल फेज के मैक्सिमम प्रोटेक्शन से वो अब मिनिमम प्रोटेक्शन की फेज पे आ गया है, ठीक है, क्योंकि दूसरे फेज जो है उसको आप मॉडरेट प्रोटेक्शन भी कहते हैं और जो थर्ड वन है दैट इज मिनिमम, और मिनिमम को हम कहते हैं रिटर्न टू फंक्शनल फेज। पेशेंट को आपने जो शोल्डर की मूवमेंट्स हैं उनको जो है वो करते रहना है कि वो अपनी रेंज ऑफ मोशन जो है शोल्डर की उसको करता रहे। तो इस केस में आप जो है पैसिव से असिस्टेड पे आएंगे और साथ में पेशेंट जो है वो लो इंटेंसिटी पेन फ्री स्ट्रेचिंग कर सकता है सारी एनाटॉमिकल और डायगोनल प्लेन के अंदर, ताकि ऑपरेशन से पहले की जो रेंज ऑफ मोशन थी उसको वो अचीव कर ले। इसके अलावा जेंटल जो ग्रेड 3 की मोबिलाइजेशन हैं वो अप्लाई कर सकते हैं आप, ताकि कैप्सुलर रिस्ट्रिक्शंस को अवॉइड किया जा सके, पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन को एनहांस किया जा सके। पेशेंट का जो न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल है और जो मसल परफॉर्मेंस है शोल्डर की आपने उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने एक्टिव शोल्डर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज जो है उनको स्टार्ट कराना है। एंटी ग्रेविटी की जो एबडक्शन है उसको इनिशिएट करना है जब पेशेंट परफॉर्म करे मूवमेंट्स को, ठीक है। इसके अलावा आपने जो है वो पेन फ्री लो लोड हाई रेपिटेशन जो प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज हैं उनको स्टार्ट कराना है। क्लोज चेन रेजिस्टेड जो शोल्डर एक्सरसाइजेज हैं आप उनको स्टार्ट कराएंगे। लिफ्टिंग कैरिंग पुशिंग जो एक्टिविटीज हैं ये सारी की सारी जो है आप स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि आपने रिटर्न करना है टू फंक्शनल फेज, ठीक है। रिटर्न टू मोस्ट फंक्शनल एक्टिविटीज यूज प्रोग्रेसिवली इन डिफरेंट एक्टिविटीज। आपने रिक्रिएशनल जो एक्टिविटीज हैं जैसे कि स्विमिंग है, जैसे कि गोल्फ है, अगर वो पॉसिबल है तो आप पेशेंट को कहें कि वो करें। इसके अलावा पेशेंट की जो हाई डिमांड्स हाई इंपैक्ट वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको जो है वो आपने अवॉइड करना है, क्योंकि अगर एक्सेसिव फोर्सेस इम्पार्ट होंगी तो जॉइंट के जो आपने अंदर इम्प्लांट लगाया है प्रोस्थेटिक इम्प्लांट की लूजनिंग की और वेयर और टेयर के जो चांसेस हैं वो हो सकते हैं। तो हाई डिमांड एक्टिविटीज को आपने मॉडिफाई करना है ताकि वो लीस्ट से लीस्ट जो फोर्सेस हैं वो इम्पार्ट करें आपके जॉइंट के ऊपर। ये जो आपके सामने डायग्राम है शोल्डर स्लिंग की है। हम ये स्लिंग रिकमेंड करते हैं पेशेंट को ताकि वो अपना जो शोल्डर है उसको इमोबिलाइज कर सके, ताकि उसके जो हीलिंग है वो प्रॉपरली हो सके, क्योंकि अगर हीलिंग होगी तभी पेशेंट जो है वो बैक टू नॉर्मल जो है वो आएगा। तो आज का जो बेसिक टॉपिक था दैट वाज कंसर्न विद ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट हाइपोमोबिलिटी मैनेजमेंट, और साथ में आप सर्जिकल और नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट जो है वो क्या करा सकते हैं। सर्जिकल में हमने बात कर ली कि आर्थोप्लास्टिस हैं कंप्लीट और हेमी आर्थोप्लास्टिस हैं और रिवर्स हैं, और जो नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट है वो आपकी फिजिकल थेरेपी है कि फिजिकल थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरह से शोल्डर की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मैनेज कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ आई तो आप प्लीज अपने जो क्वेश्चंस हैं वो रेज कर सकते हैं। है किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम। सबको समझ आ गई है? ये टॉपिक इजी है मैम, वैसे टॉपिक तो इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट भी बहुत है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैम अगर हम जी बुक बेटा। से थेरा पढ़ते हैं, मतलब थेराप्यूटिक्स हम बुक से पढ़ते हैं, तो हमारे कितने टोटल चैप्टर्स बनते हैं? बेटा आपने अगर की बात ही नहीं है, आपने पढ़नी ही बुक से है। मैम लेक्चर्स भी होते हैं, बुक से भी इतना वो मतलब मुश्किल हो जाता है, बंदा पहले लेक्चर्स पढ़े फिर बुक से पढ़े। नहीं, अगर आप बुक को सामने रख के मेरी रिकॉर्डिंग सुनते जाओगे तो फिर आप इजीली उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ओके मैम, ये ठीक है। मैम आप वो जो साथ पीछे बुक वाली रिकॉर्डिंग्स जो हैं हम्म, वो जो साथ साथ इरेज होती जा रही है मैम, वो कैसे मिलेंगी हमें? मेरे पास सारी डाउनलोडेड फॉर्म में है, मैं मैम आपको आप सारी भेज यूट्यूब पे दूंगी। अपलोड कर दें। जी बेटा, मैंने चैनल मेरा बना हुआ है, मैंने एक दो अपलोड करने की कोशिश की थी लेकिन उसमें कोई एरर आ रहा था, तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग थी। तो मुझे यही था कि या तो मैं आपको गूगल ड्राइव पे सारी अपलोड कर दूंगी ताकि यस आप मैम, उससे ड्राइव पे कर टाइम दें। पे ले लें, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, या फिर मैं कोशिश करूंगी कि मैं
उसको यूट्यूब पे ही अपलोड कर दूं, लेकिन मेरे पास सारी अवेलेबल हैं, तो आप परेशान ना हो, आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। ठीक है, जो फर्स्ट 4-5 के थे वो भी मेरे पास अवेलेबल हो गई हैं, तो वो आपको ओके सारे मैम। मिल जाएंगे। मैम असेसमेंट प्लान का बता दें आप। लास्ट टाइम बताया तो था। मैम वो लेक्चर नहीं लिया था मैंने। ठीक है, मैं असेसमेंट प्लान के बारे में जो है वो बता देती हूँ। आपकी जो असाइनमेंट है, ठीक है, वो आपकी 10% है। असाइनमेंट के बाद आपका जो क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन होगी एक, ठीक है, ग्रुप फॉर्म में, वो भी आपकी 10% की है। आपकी जो प्रैक्टिकल है वो भी आपका 10% का है। ठीक है, प्रैक्टिकल्स मैंने आपको कराने हैं अब जनवरी में, क्योंकि अब इसके बाद एक लेक्चर रह गया है, जैसे ही वो हमारा खत्म होगा तो फिर हम प्रैक्टिकल्स की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 30%। 5% आपका सीपी है और 5% आपका एक वाइवा है ऑरली जो मैं लूंगी। ठीक है, ऑनलाइन जूम के थ्रू। बाकी जो आपका 60% रह गया है वो आपका फाइनल है, जिसमें से वाइवा जो है वो 35% होगा, और जो आपका सिनेरियो बेस्ड जो एग्जाम होगा दैट वुड बी 25%। ठीक है, मैम ठीक है मैम, लेकिन ये जो हमारी वीडियो प्रेजेंटेशन लाइव होगी या आप हमें टॉपिक देंगे, हम बना के आपको सेंड करेंगे, मेल करेंगे? जो आपका वो होगी प्रेजेंटेशन होगी वो आपकी लाइव होगी। जैसे आप पीपीटीज पर प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो प्रॉपर्ली वो ग्रुप के फॉर्म में होगी, और आप लोगों ने वो मुझे बतानी होगी कि ये है, और इस तरह से जो भी आपको टॉपिक मैम असाइन होगा उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, ठीक है मैम। ओके मैम। जो आपके मैम ओरल असाइनमेंट टेस्ट हैं वो असाइनमेंट इंडिविजुअल बेस है, प्रैक्टिकल इंडिविजुअल बेस है, ओरल टेस्ट इंडिविजुअल बेस है, प्रेजेंटेशन ग्रुप बेस्ड चीज है, सीपी इंडिविजुअल है, और फाइनल और जो वाइवा है वो भी सारे इंडिविजुअल हैं। सिर्फ इसमें जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो ग्रुप बेस्ड चीज होगी। ठीक है, ग्रुप्स आप खुद ही बनाएंगी? जी बेटा, ग्रुप्स मैं खुद ही बनाऊंगी। ओके मैम। ओके मैम। मैडम ठीक है, वो मैं खुद ही। जी अहमद, मैडम थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं हो गया ये काम? क्या डिफिकल्ट हो गया इसमें? ऐसे ही मैडम वाई बर्डन वाई ऑफ वाई कोई अजीब वाइवा सा बर्डन फील वाइवा हो तो है रहा ही है। नहीं, वाइवा तो एक ही है। वो प्रेजेंटेशन हो गई, वो तो काफी डिफिकल्ट लग रहा है मैडम। प्रेजेंटेशन एक अलग चीज है, वाइवा एक अलग चीज है। मैम काइंडली बताइएगा वाइवा कब होगा? वाइवा कब होगा? वाइवा का एक दफा मैं प्रैक्टिकल्स करा दूं या बीच में ही ले लूंगी, मैं आपको डेट्स भी कंफर्म करके बता देती हूँ। लेकिन आपकी असाइनमेंट जो है वो मैं दे रही हूँ, आपने मुझे 15 जनवरी तक जो है वो सबमिट करानी है। असाइनमेंट का टॉपिक एक दफा सुन लें। आप सब लोगों ने जो एक्सरसाइज की गाइडलाइंस हैं और जो प्रिकॉशंस हैं आफ्टर टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी, ठीक है, और रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी, हमने अभी बात की है, दो तरह की आर्थोप्लास्टीज होती हैं, टोटल और रिवर्स। ठीक है, अगर पेशेंट ने टोटल कराई है या रिवर्स कराई है तो इनकी एक्सरसाइज गाइडलाइंस में क्या डिफरेंस है, क्या कंपैरिजन है, उनकी क्या प्रिकॉशंस है, ये आपका बेसिक टॉपिक है असाइनमेंट का। आपकी जो बुक है ओके मैम। थेराप्यूटिक्स की, उसमें जो आपके ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट सर्जरी और पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट है, उसके अंदर टेबल 17.3 है। वो जो टेबल 17.3 है उसमें प्रॉपर टेबल बना हुआ है, जिसमें कंपैरिजन है एक्सरसाइज गाइडलाइंस का और उसमें प्रिकॉशंस हैं। आपने वो जो टेबल है मुझे वो बना के देना है। ठीक है, उसमें हर चीज मेंशन्ड है। उसमें ये हो जाएगा कि ओके आप मैम। उसको प्रॉपर्ली गो थ्रू भी कर लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर इस तरह का पेशेंट, क्योंकि हम लोगों ने सर्जरीज नहीं करनी होती, लेकिन हमारे पास जब पेशेंट आता है आर्थोप्लास्टी के बाद, तो उनके फाइल में मेंशन होता है कि कौन सा प्रोसीजर हुआ है, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज गाइडलाइन देखनी होती है। तो प्रॉपर आपका टेबल वहां पे बना हुआ है। 10% है आपकी इस असाइनमेंट की। लास्ट डेट टू सबमिट जो है दैट इज 15 जनवरी। तो आपके पास अच्छा खासा दिन है, 25 डेज हैं एटलीस्ट, या आप कहेंगे 20 डेज तो है ही है। तो 15 जनवरी तक आपने मुझे सबमिट कराना है, और सबमिशन के लिए ये देख लें आप कि आप लोगों की अपनी हैंड रिटन राइटिंग में होगा ये, और आप मुझे इसकी जो पिक्स है वो बना के ईमेल करेंगे। ठीक है, मैम ये टेबल वाली बात नहीं समझ आई, दोबारा बता दें। टेबल 17.3 है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट सर्जरी और पोस्ट ऑप मैनेजमेंट आपका चैप्टर का नेम है। उसके अंदर प्रॉपर टेबुलेटेड फॉर्म में मेंशन्ड है कि टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी हो या रिवर्स हो, उन दोनों में क्या एक्सरसाइज गाइडलाइंस हैं और उनमें क्या प्रिकॉशंस हैं। तो आपने ये टेबुलेटेड फॉर्म जो है ये मुझे टेबल बना के देना है अपने हैंड रिटन असाइनमेंट के तौर पे।
वर्ड की फाइल नहीं चाहिए मुझे, आपकी हैंड रिटन ये असाइनमेंट है, हर बंदा खुद लिखेगा इसको और उसके बाद उसकी पिक लेके या उसको कैम स्कैनर से स्कैन करके जो मोबाइल में ऐप होती है, उसके बाद आप मुझे इसको ईमेल के फॉर्म में सेंड कर दें। जिसने किसी फ्रेंड वाली सेंड की, ऑब्वियस बात है, उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, चीटिंग के कोई मार्क्स नहीं है, अपने हाथ से इसको लिखें और मुझे भेज दें, 10% है इसकी, ठीक है? मैम तो जस्ट मैम वही जो टेबल कॉपी करना है। हाँ, बस वही है ताकि आप उसको गो थ्रू कर लें इजीली। ओके ओके मैम, ठीक है मैम, आप एक दफा मेल भी कर दीजिएगा। हाँ, हाँ, मैं आपको प्रॉपर डिटेल्स मेल करूँगी ओके मैम, और थैंक यू। 15th जनवरी जो है वो उसकी लास्ट डेट है, ठीक है? मैम और प्रेजेंटेशन का टॉपिक कब असाइन करेंगे और हमें कितना टाइम देंगे हम उसको प्रिपेयर कर लें? बेटा जनवरी में ना आपकी सारी असेसमेंट्स ही होनी है अब बस। मेरा ख्याल है ओके 15th जनवरी बहुत लेट हो जाएगा, उससे पहले का टाइम ना रख दूं? मैम पहले का रख दें। यस मैम, पहले का रख दें। एक्सक्यूज मी मैम, आप साथ साथ अपनी असेसमेंट दूसरी लेती रहें, वो हम लोग ये 15 तक भी अगर हो जाएगा इजी, क्योंकि अभी ना हर सब्जेक्ट के वो वाइवास चल रहे हैं। मैम बायोमैकेनिक्स ठीक का है, भी वाइवा 27 को। ठीक है, मैं ये नेक्स्ट लेक्चर ले लूं, फिर उसके बाद वाइवा लूंगी एक, और असाइनमेंट मैंने यस आपको मैम, बता ठीक दी है। है, सही हो और गया। प्रैक्टिकल्स जो है वो मैं प्रैक्टिकल्स करवाने के बाद ही ले सकती हूँ, तो मे बी मैं वो 10% जो है, जो मेरे फाइनल का एक वाइवा है 35%, तो मे बी मैं उसके साथ फिर ऐड करके तो 10% प्रैक्टिकल का रख दूंगी और 35% बाकी आपका थ्योरेटिकल वाइवा हो जाएगा, ठीक है? यस ठीक है मैम, मैम। ठीक है। तो बाकी तो मैम सीपी के मार्क्स तो मैंने खुद लगाने हैं, तो बस प्रेजेंटेशन जो है फिर मैं लेक्चर जो नेक्स्ट होगा उसके बाद एक वाइवा रखूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको प्रेजेंटेशन का टॉपिक असाइन कर दूंगी जो 15 जनवरी के बाद बात का होगा, जिससे पहले आपने असाइनमेंट सबमिट कराई होगी, और उसके बाद आपका जो पीपीटी है फिर वो भी हो जाएगी जनवरी के अंदर अंदर ही, ठीक है? क्या मैम? और इसी दौरान हम प्रैक्टिकल्स कर रहे होंगे साथ साथ, तो फिर जो आपका फाइनल वाइवा होगा उसके अंदर फिर हम 10% जो है वो प्रैक्टिकल पोर्शन की रख लेंगे। ओके मैम, मैम जो जो फाइनल शॉर्ट वाइवा होगा उसका सिलेबस क्या होगा? फाइनल वाइवा का सिलेबस इसलिए मैं पहले एक वाइवा ले लूं ताकि मैं फिर उस वाइवा को फाइनल वाइवा में कंसीडर ना करूं, यस तो मैम, फिर मैं इसी उसके इसका अकॉर्डिंगली भी आपको सिलेबस उसको बता बता इस दें। वाइवा में कितने होंगे लेक्चर? इस वाइवा में? इस वाइवा में कितने लेक्चर्स होंगे? यस मैम। यस मैम। इस वाइवा के अंदर हम शुरू वाले लेक्चर्स रख लेते हैं। शुरू वाले का तो एक दफा आपने क्विज दिया भी है वैसे, लेकिन वो यस सारा मैम, वो चीजें तो भी था। यस यस मैम। मैम, दिया हुआ है। चले मैं एक दफा उसको गो थ्रू कर लूं, मैं फिर आपको बता दूंगी सिलेबस ना, कम ही सिलेबस रखूंगी ताकि आप प्रिपरेशन कर लें, वैसे भी उसकी सिर्फ 5% है, तो ज्यादा सिलेबस रखने का फायदा नहीं है, 4 to 5 लेक्चर्स ही होंगे, ओके ठीक है मैम। ओके मैम। मैम। ठीक है? कुछ और पूछना है किसी ने? नो नो मैम। मैम। चले ठीक है बेटा, मैं फिर इसको एंड कर रही हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो फिर रेज कर ले, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।